हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर नंबर 11 की, जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन में ये पेपर कॉमन पेपर होता है। और कॉमन पेपर का मतलब ये होता है कि HI, VI, IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। सब्जेक्ट हमारा रहेगा फैमिली एंड कम्युनिटी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2.4 तक कवर किया है। इस वीडियो में 2.5 हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2.5 क्या है। अगर इसके पहले की वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं। 2.5 है हमारा इंटरवेंशनल प्रथाओं के लिए साझेदारी। तो एक परिवार का साझेदारी किस प्रकार से हो सकता है, ये हम देखेंगे। परिवारों के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए मददगारों की ओर से धैर्य, सहानुभूति और खुलापन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर किसी भी परिवार को समझना है तो आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार की सिंपैथी नहीं है और आप खुले विचार से वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, तो उस परिवार को आप समझने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरा है हमारा कि किसी दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित जानकारी को रोकने की अवधारणा को खत्म करना चाहिए। अगर किसी परिवार में कोई भी बच्चा दिव्यांग है तो उसके बारे में जो भी चीज़ें आपको जाननी है वो जानकारी लेने के लिए आप पेरेंट्स के पास जाएं और उससे वो जानकारी हासिल करें। इसके लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर सामने वाला लेने आया है उसके बच्चे के बारे में, तो वो खुले मन से उस बच्चे को सारी चीज़ें, जो भी बच्चा करता है एक्टिविटी या और भी कोई चीज़ें कर रहा है, तो उस चीज़ को खुले मन से उस चीज़ को बताया जाए। वहाँ पे परिवार के साथ विचार विमर्श करें। योजना और निर्णय के साथ ही आप माता पिता की भी भागीदारी करें उसमें, और माता पिता को पुनर्वास में आप पूरा पार्टिसिपेट कराएं। क्योंकि अगर पुनर्वास दे रहे हैं आप और उसमें अगर माता पिता शामिल नहीं हैं तो आप बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई पुनर्वास अच्छे से नहीं दिला पाएंगे। जो भी पेशेवर हों उनको माता पिता को योजना में शामिल होने का पूरा अधिकार है। ये चीज़ उन्हें भी जाननी चाहिए कि जिस भी बच्चे या व्यक्ति के माता पिता हैं तो वो जो भी आप उनके बच्चों के साथ में कर रहे हों उसमें उनके माता पिता भी शामिल हों। बच्चे घर के जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं और वे एक प्रकार से जीवन के हिस्सेदार होते हैं। तो उनके साथ में आप टाइम बिताएं, उनकी दिनचर्या को जानें और वो क्या क्या कर सकते हैं उसकी एक्टिविटी को भी आप पहचान करके उन एक्टिविटियों को आप करवाएं। माता पिता बच्चे की समस्याओं के बारे में जानते हैं, इसलिए सबसे पहले माता पिता से मिलकर बच्चे के बारे में सारी जानकारी रखनी चाहिए। उसके दिव्यांगता का क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर इसका आकलन करना है आपको तो माता पिता से आपको मिलना ही पड़ेगा। बच्चे के जीवन में माता पिता जो होते हैं वो सबसे बड़े योगदान के रूप में होते हैं। तो इसलिए कहीं भी कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं या और कार्य करा रहे हैं तो उसमें माता पिता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो पारिवारिक भागीदारी होती है ये कहीं ना कहीं बच्चे के लिए जो व्यवसाय की चीज़ें सिखानी होती हैं उसमें भी अपनी ये पूर्ण भागीदारी निभाते हैं। माता पिता को बच्चे के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जो भी सेवाएं आप देना चाह रहे हैं उन सभी सेवाओं में माता पिता को शामिल करना चाहिए, उनके अधिकारों को बताना चाहिए और जो व्यवहारिक कह लीजिए कि विचार विमर्श होता है उसमें भी उनको शामिल करना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति की पुनर्वास प्रक्रिया में भी परिवार के सफल होने के लिए ये आवश्यक होता है कि दिव्यांगता के बारे में सबसे पहले वो जाने, परिवार भ्रमित ना हो। क्योंकि जब दिव्यांगता के बारे में परिवार जानता है तो वो किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होता है। इसके साथ साथ जो भी पेशेवर जाएं वो उनको अच्छे से सेटिस्फाइड भी वहाँ पे करें। ऐसा ना रहे कि वो बच्चे को क्या थेरेपी देना है, क्या
उसके साथ एक्टिविटी करना है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप उसकी क्षमता को विकसित भी नहीं कर सकते हैं और उनके माता पिता को आप सेटिस्फाइड भी नहीं कर सकते हैं। तो अधूरा ज्ञान लेकर के आपको कभी भी बच्चों के माता पिता से नहीं मिलना है। पूरा परिवार सीखने, प्रयोग करने व विचारों के साथ में दिव्यांग परिवार के सदस्य को समझने व स्वीकार करने व प्यार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्णय लेता है। आप जब भी बच्चे को किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में प्रतिभाग करा रहे हैं तो उसमें उस बच्चे के माता पिता या कह लीजिए और भी घर के जो भी सदस्य होते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आपको भी उनमें कराना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर भी हीन भावना ना आए और बच्चा भी अपने माता पिता के साथ में या घर के अन्य सदस्यों के साथ में कंफर्ट रहता है तो उसको वहाँ पे अच्छे से कोई भी चीज़ आप सिखा सकते हैं। दिव्यांगता को सभी ने स्वीकार किया है और इसे स्वीकार करना भी चाहिए और करके जो भी उस बच्चे के लिए हो सके वो करना चाहिए। आगे बात करें तो परिवार के पेशेवरों के विचारों के लिए भी खुला होना चाहिए, यानी कि जो भी परिवार के पेशेवर हैं उनके विचार जो हैं अगर वो अच्छे नहीं हैं तो फिर वह बच्चे पर उसका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो पुनर्वास के तरीके दिए जाते हैं और किस प्रकार से वो दिए जाते हैं उन सभी से भी माता पिता को अवगत कराना चाहिए। परिवार के जो सदस्य हों उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भागीदार बनाना चाहिए और परिवार के जो सदस्य हैं बच्चे के पुनर्वास में भी उनकी जो भूमिका होती है वो बखूबी उस चीज़ को निभाते हैं, यानी कि निष्ठापूर्वक उसका पालन करते हैं। जो भी आप उनको कराना चाहेंगे वो सभी में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट एसोसिएशन वह संरचना होती है जिसके माध्यम से किसी स्कूल में माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे के सर्वोत्तम संभव शिक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। तो ये पेरेंटिंग एसोसिएशन क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे कि पेरेंट एसोसिएशन वह होता है जो अपने बच्चे के लिए कह लीजिए कि उसको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए उसके लिए सर्वोत्तम उपाय वहाँ पे किया जाता है। शिक्षा अधिनियम 1998 अभिभावक संघ की भूमिका निर्धारित करता है कि पेरेंटिंग एसोसिएशन घर और स्कूल की प्रभावी साझेदारी बनाने के लिए प्रिंसिपल, स्टाफ और प्रबंधन बोर्ड के साथ काम करेगा। तो जो पेरेंट एसोसिएशन होता है वो घर पर भी माता पिता से साझेदारी करके या फिर स्कूल में जितने भी वहाँ पे स्टाफ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं या अन्य कोई होता है उन सभी के साथ में अपना एक तरीके से विचार विमर्श करके वहाँ पर बच्चे के लिए प्रभावी ढंग से कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। स्कूलों में माता पिता की जो भागीदारी होती है उस पर शैक्षिक शोध से ये पता चलता है कि जब माता पिता और शिक्षक एक साथ काम करते हैं तो बच्चे पर उसका जो असर होता है वो कह लीजिए कि पॉजिटिव में होता है, क्योंकि उससे बच्चा जो कुछ भी हासिल करना चाहता है वो अच्छे से हासिल कर सकता है और उसमें वो निपुण भी होता है। अभिभावक संघ प्रिंसिपल और प्रबंधन बोर्ड को उन नीतिगत मुद्दों और घटनाओं पर सलाह दे सकता है जिसके लिए स्कूल नीति की समीक्षा आवश्यक हो सकती है, जैसे कि बदमाशी, सुरक्षा, गृहकार्य, नामांकन, व्यवहार संबंधी अगर कोई समस्या आ रही है तो इन सभी समस्याओं में अगर पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाए और उस पर चर्चा की जाए तो फिर इसको हम दूर कर सकते हैं। और अभिभावक संघ पाठ्य गतिविधियों का सुझाव और आयोजन कर सकते हैं। अगर बच्चा अच्छे से उस चीज़ को पढ़ नहीं पा रहा है या पढ़ने में समस्या आ रही है या उस चीज़ को समझने में समस्या आ रही है, बच्चा किसी भी प्रकार से उस चीज़ को नहीं पढ़ सकता है तो पेरेंट्स खुले मन से पेरेंट्स मीटिंग में वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। अभिभावक संघ जो होता है सामयिक या प्रासंगिक मुद्दों पर अभिभावकों को संबोधित करने के लिए वक्ताओं को आमंत्रित कर सकता है, जैसे कि कोई विशेष व्यक्ति है तो उसको भी उस कार्यक्रम में बुला करके संबोधन करा सकते हैं। और अभिभावक संघ किसी व्यक्तिगत शिक्षक या अभिभावक के विरुद्ध शिकायत का मंच नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप सुझाव, विचार विमर्श या योजना ही बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी भी अपनी अहम भूमिका होती है। वो स्कूल के जो भी दैनिक प्रबंधन होते हैं उसके कह लीजिए एक तरीके से नेतृत्व करता होते हैं और उसके जिम्मेदार भी होते हैं।
इसके साथ साथ प्रिंसिपल ही होता है जो स्कूल की सभी ज़रूरतों को भी पूरी करता है। और शिक्षा अधिनियम 1998 के अनुसार अगर देखें तो स्कूल में छात्रों के माता पिता की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं वो मुख्य होते हैं, क्योंकि उनकी साझेदारी को अगर कायम करना है तो प्रिंसिपल का वहाँ पर रहना या उनका बोलना या उनसे विचार विमर्श करना, ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आगे बात करें कि अभिभावक संघ और प्रिंसिपल एक अच्छा कामकाजी होते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचने का प्रयास करते हैं और अच्छी योजना दे करके उस बच्चे को निपुण बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। और इसके साथ साथ संचार प्रणाली का भी यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे जो जागरूक ना हो उसको भी जागरूक किया जा सके। और दोनों पक्ष यहाँ पर अपना काम बखूबी जानते भी हैं और दोनों अच्छे से यहाँ पे अपना कार्य भी करते हैं। तभी जो बच्चे होते हैं जिनमें पिछड़ापन पाया जाता है या सीखने में कोई समस्या आ रही है, उन्हें किसी भी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, उसको दूर करने में दोनों लोगों की अहम भूमिका होती है। अभिभावक संघ और विद्यार्थियों के बीच में साझेदारी, तो अभिभावक संघ जो भी होते हैं वो बच्चों के साथ में किस प्रकार से उनकी साझेदारी होती है और किस प्रकार से बॉन्ड होता है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो राष्ट्रीय बाल रणनीति 2000 और 2010 के अनुरूप अगर हम देखें तो परिपक्वता के अनुसार उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पर बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, उम्र उनकी आगे जा रही होती है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, अभिभावक को उनको थोड़ा सा कह लीजिए कि महत्वपूर्ण फील कराना चाहिए। यानी कि उनके भी जो भी आवश्यकता है उसको थोड़ी सी प्राथमिकता देनी चाहिए। और दोनों के बीच में अगर कह लीजिए कि अभिभावक और विद्यार्थी या कह लीजिए अभिभावक और बालक का रिश्ता ना हो करके दोनों में थोड़ा सा दोस्ती का अगर रिश्ता हो रहा है तो फिर ये ज़्यादा बेटर होता है। और प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में अगर हम देखें तो अपने विद्यार्थियों के लिए जो भी टीचर होते हैं या कह लीजिए वहाँ का जो स्टाफ होता है वो बहुत ही लाइटली बिहेव करता है, यानी कि बच्चों के साथ में बहुत पोलाइटली से रहते हैं और बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। उनके साथ में ये नहीं है कि उनको दंड देना, उनको चिल्लाना चीखना ऐसा कार्य नहीं करते हैं, उनसे बहुत प्यार से रहते हैं। तो वे बच्चे कुछ भी अगर आप उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं या नए नए कौशल उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो वे बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीखने का प्रयास करते भी हैं। और माता पिता जो भी हैं वो छात्र परिषदों की स्थापना में बच्चों का समर्थन भी करते हैं। विद्यार्थी जो परिषदें होते हैं वे माता पिता और बाकी स्कूल समुदाय को स्कूल में बच्चों की आवाज़ सुनने का भी अवसर देते हैं। यानी कि जो भी बच्चे होते हैं अगर वो नहीं कुछ कह पा रहे हैं या अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, अपने विचारों को नहीं रख पा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी उस स्टाफ में रह रहे होते हैं, जो बच्चों को जानते हैं कि संकोची प्रवृत्ति का है या अपना विचार नहीं रख पाता है, तो ऐसे बच्चों को भी वहाँ पे अवसर दिया जाता है कि वे बच्चे अपने विचार विमर्श वहाँ पे रख सकें। और पेरेंट एसोसिएशन या कर्मचारी बोर्ड या प्रबंधन बोर्ड और विद्यार्थियों की भागीदारी, ये सभी चीज़ें वहाँ पर एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से चलाई जाती हैं ताकि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनको शिक्षित किया जा सके। और अभिभावक संघ एक ऐसी संरचना होती है जो माता पिता को उनके बच्चों के सर्वोत्तम हितों के लिए सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से वहाँ पर समर्थन देता है। और माता पिता या अन्य माता पिता से मिलने या फिर बच्चों के पालन पोषण या उन्हें सीखने में मदद या फिर अन्य कोई अनुभव साझा करने के भी वहाँ पे अवसर मिलते हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको वहाँ पर और भी कई पेरेंट्स मिलते हैं जिससे वो बातचीत करके अपनी बातों को साझा करके वो वहाँ पे अपने कुछ जो मुश्किलें आ रही होती हैं उसको भी वहाँ पे वो हल कर लेते हैं। इसके साथ साथ ही जो उनके अंदर चल रहा होता है वो दूसरे भी जानते हैं और दूसरे के अंदर क्या चल रहा है वो भी वो जानते हैं, यानी कि अपने अनुभवों को भी वो वहाँ पर अच्छे से साझा कर लेते हैं। आगे बात करें तो इसमें और भी तरीके से प्रयास किया जा सकता है। नेटवर्किंग की भी यहाँ पे मदद मिलती है और जो अभिभावक संघ होते हैं उनको एक अभिभावक से मिलना फिर दूसरे अभिभावक से मिलना, इस प्रकार से उनका नेटवर्क बनता जाता है। और कह लीजिए कि उनको विभिन्न प्रकार के पेरेंट्स वहाँ मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के पेरेंट्स से अनुभव साझा भी वो कर लेते हैं।
अगर हम यहाँ पर देखें अन्य प्रयास, तो उसमें सीधी और सरल भाषा का उपयोग करके सामग्री तैयार करें, यानी संक्षिप्तीकरण और शब्दजाल के उपयोग से बचें और सभी संचार सम्मानजनक, स्पष्ट और अस्पष्ट हों। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आप जो चीज़ें आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं उसका टीएलएम तैयार करें, टीएलएम के माध्यम से उसको बताएं, और उसको बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं कि आप इतना व्याख्या कर दें कि बच्चे को समझ में ही ना आए कुछ। फिर बैठकों के लिए ऐसा समय चुनें कि उसमें ऐसा ना हो कि अभिभावक आ ही ना पाएँ। अभिभावक भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कार्य कर रहे होते हैं, वो जॉब में होते हैं या अन्य कोई क्षेत्र में होते हैं, तो उनको हर दिन छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो फिर पेरेंट्स काउंसलिंग जब भी करें तो फिर इस चीज़ को ध्यान में रख कर करें कि उनकी छुट्टी हो, ताकि वो वहाँ पर पहुँच सकें और उनसे जो भी आपकी बात है वो उनसे साझा कर सकें। जहाँ संभव हो या सुनिश्चित हो वहीं पर बैठक करनी चाहिए, क्योंकि आने जाने के जो साधन होते हैं, अगर वहाँ पर साधन उपलब्ध नहीं है तो अभिभावक पहुँच नहीं पाते हैं, उनको आने जाने में समस्या होती है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहाँ पर सवारी ना मिले। फिर विशेष रूप से स्कूल में बच्चों के कम प्रतिनिधित्व वाले माता पिता तक पहुँचे, क्योंकि उनके बच्चे कैसे प्रयास कर रहे हैं और फिर उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे पेरेंट्स से वहाँ ज़्यादा मिलना चाहिए और उनके बच्चों के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा वहाँ पे जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के समुदाय के यहाँ पे भावक आते हैं, उन सभी से मिलने का यहाँ पर अवसर प्राप्त होता है, और अवसर प्राप्त जब होगा तो आप अपने विचारों को प्रकट करेंगे, उधर से भी आपको विचार सुनने को मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पे समुदाय, वर्ग, जात के लोग हों, सबको आमंत्रित करना चाहिए। ये था हमारा 2.5 जो कि हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोग अगर कमेंट में कर रहे हैं कोई भी परेशानी व्यक्त, तो उस चीज़ को वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और नहीं वहाँ समझ में आ रहा है आपको कमेंट बॉक्स में, तो उसका दोबारा वीडियो मिलेगा, दोबारा वीडियो में आप लोगों को समझा दिया जाएगा। तो जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं उसको आप लोग पर डे इंजॉय भी करिए, और इसके साथ साथ ये क्लासेस भी आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।